हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर फेडरलिज्म फॉर क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम कवर करेंगे एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। देखो, बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल से हम समझ चुके हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और पावर को शेयर करने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो हमारे इंडिया और भी सारी कंट्रीज में फॉलो होता है, दैट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसी तरीके को, इसी पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को हम जनरली फेडरलिज्म के नाम से पुकारते हैं। तो बेसिकली फेडरलिज्म क्या होता है? एक पावर शेयरिंग का ऐसा अरेंजमेंट जहां पर पावर को शेयर किया जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक मेन अथॉरिटी के बीच में और उसकी छोटी छोटी यूनिट्स के बीच में। लाइक इंडिया में है एक सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और बाकी छोटे छोटे स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या होता है? हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उनकी अपनी पावर दी जाती है, जिनको लेकर वो एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते हैं। सेंट्रल लेवल की जिम्मेदारी होती है पूरे देश को चलाने की, स्टेट लेवल की जिम्मेदारी होती है अपनी अपनी स्टेट्स की देखभाल करने की। अब जरूरी नहीं है कि हर देश में फेडरलिज्म ही हो, हर देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में हो। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर फेडरलिज्म नहीं है, उन देशों में हम कहते हैं वहां पर क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? वहां पर हो सकता है कि एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन जो मेन पावर्स होती हैं वो सारी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास होती है, जो नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल होती है। सेंट्रल लेवल क्या करती है? अपना कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है स्टेट लेवल, लोकल लेवल पे, उनसे कभी भी उनकी पावर छीन सकती है। और ये जो सेंट्रल लेवल जो होती है वो हमेशा क्या करती रहती है? एक तरीके से ताकाझाकी करती है स्टेट लेवल और लोकल लेवल के मामले में, और इन पर प्रेशर बनाती है, इनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देती। तो ऐसा सिस्टम जहां पर मैक्सिमम पावर्स जो है वो एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में और वो कभी भी चाहे दूसरे लेवल से पावर्स को छीन सकती है, उस सिस्टम को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब फेडरलिज्म के बेसिकली 7 फीचर्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नंबर 1 थिंग, इंडिया में फेडरलिज्म है तो इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म में देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फीचर होता है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है अपने अपने कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पावर होना एक तरीके से। तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर होती है अपने अपने मैटर्स में। लाइक स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपनी पुलिस को चलाने की, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर है आर्मी को चलाने की, बैंक को चलाने की। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरा फीचर, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कितनी क्या पावर मिली है, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी किया जाता है। यानी इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया जाता है, जिससे कल को कोई ये ना कहे किसी लेवल से कि तुम्हारे पास ये पावर कहां से आई। यानी हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को जो जो ज्यूरिसडिक्शन मिला हुआ है वो क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। फोर्थ जो फीचर आता है वो ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन है, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, प्रीएम्बल है, इनको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। लाइक अगर सेंट्रल लेवल सोचे कि वो फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज ला दे तो वो अकेले ये चीज नहीं कर सकती, उसको स्टेट लेवल और लोकल लेवल या जितनी भी लेवल है उस देश में, उन सबका परमिशन, उन सबको एग्री करना पड़ेगा। फिफ्थ फीचर होता है जुडिशरी से रिलेटेड। जुडिशरी के पास पावर होता है कि वो ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं इनकी पावर्स में इंटरप्रेट कर सके, इनको एक तरीके से क्रॉस चेक कर सके। और साथ ही साथ जुडिशरी का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर कभी किसी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जुडिशरी एक एम्पायर का रोल प्ले करती है और क्या करती है? चीजों को सॉल्व कराने की कोशिश करती है। सिक्स्थ जो फीचर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है कि हर जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसके पास कहां से कितना पैसा आएगा, कितना क्या आएगा, उन सभी चीजों को पहले ही फिक्स किया जाता है, जिससे कोई लेवल ऑफ गवर्नमेंट बाद में ये ना कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू है। यानी कि जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्यों? जिससे हर जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सके। और इसको कैसे फिक्स किया जाता है? हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक बजट पास किया जाता है हर साल, जिसमें बताया जाता है किस स्टेट के पास, किस सेंट्रल लेवल के पास कितना कितना पैसा किसको कहां से दिया जाएगा। 7 जो फीचर है वो फीचर नहीं है, वो एक तरीके से कंक्लूजन है जो ये बताता है कि फेडरलिज्म की बेसिकली किसी भी देश में फेडरलिज्म है तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि देश की यूनिटी को बरकरार रखना और प्रमोट करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि देश में जो डाइवर्सिटी है, देश में जितनी भी विभिन्नताएं हैं, उन सब डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलना। इस तरीके से फेडरलिज्म के 7 फीचर्स को बांटा गया है। अब अलग अलग देश में अलग अलग तरीके का फेडरलिज्म होता है, अलग अलग तरीके से पावर शेयर होती है, और ये डिपेंड करता है कि वो देश की फेडरेशन कैसे बनी है। लाइक कुछ देश कुछ अलग तरीके से बने हैं, कुछ देश लाइक इंडिया वो कुछ अलग तरीके से बने हैं। जैसे अगर हम यूएसए को देखते हैं तो यूएसए में क्या हुआ है? कुछ छोटी छोटी स्टेट्स ने आकर क्या किया है? ऑलमोस्ट 52 स्टेट्स एक साथ आई और उन्होंने क्या किया? एक कंट्री बना ली जिसको हम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो ऐसे देश जहां पर क्या होता है, कुछ छोटी छोटी स्टेट्स साथ में आकर एक बड़ी आइडेंटिटी वाली कंट्री बनाती हैं, उन देशों की जनरली हम फेडरलिज्म को या फेडरेशन को हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। कमिंग टुगेदर यानी कि
साथ में आने वाली फेडरेशन। और ऐसे देश में पावर शेयरिंग थोड़ी अलग होती है, जैसे कि यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर क्या किया जाता है, एक बड़ी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पावर को छोटी छोटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांट देती है, जैसे इंडिया में है। तो ऐसे देशों में हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर यानी कि बांधे हुए फेडरेशन। तो हमारे देश में क्या है, एक सेंट्रल लेवल बाकी सारी स्टेट लेवल लोकल लेवल को बांधे हुए हैं। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बड़ी कंट्री अपनी पावर को छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड करती है और उस तरीके के सिस्टम को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। कमिंग टुगेदर में कुछ छोटी छोटी स्टेट्स एक साथ आती है और मिलकर एक बड़ी कंट्री बनाती है, जैसे यूएसए, और उसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हमारे यहाँ फेडरेशन भी होते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि इंडिया में ऐसी कौन सी बात है कि हम इंडिया को फेडरल कंट्री बोलते हैं, इंडिया को ऐसी कंट्री बोलते हैं जिसमें फेडरलिज्म है। अब आप सब बोलोगे क्योंकि इंडिया में 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। नहीं भाई, ये सारी चीज़ें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये किसी देश को फेडरल कंट्री नहीं बनाती। किसी भी देश को फेडरल कंट्री होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है, और वो कंडीशन होती है कि उनको, उस देश को क्या करना पड़ेगा, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कितनी पावर्स दी गई हैं उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा। वरना कल को क्या होगा, कोई भी आकर किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे सवाल उठा देगा कि भाई आपके पास ये पावर कहाँ से आई। तो अगर किसी हमारे देश में कोई किसी लेवल पे सवाल उठाएगा तो वो कम से कम ये तो कह सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। तो अगर एक देश चाहता है कि उसको फेडरल कंट्री बुलाया जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा। सिंपली बोलूँ तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी करना पड़ेगा। तो इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है, क्योंकि इंडिया में पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी किया गया है। इंडिया में 3 लिस्ट को बनाया गया है, स्टेट सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ये बताया गया है किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स हैं, जिसके थ्रू हमको क्या पता चलता है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। यूनियन लिस्ट में उन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जिनको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, लाइक हमारा डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो पावर है वो किसको दी जाती है, सेंट्रल लेवल को। स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक आते हैं, लाइक पुलिस आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, इसको लेकर स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट लॉज बनाती है। और तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वो सारे टॉपिक होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, जिन पर सेंट्रल भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो इस लिस्ट की वजह से हमारा देश क्या है, फेडरल कंट्री कहलाता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, कई ऐसे टॉपिक थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए, जैसे कंप्यूटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इनको लेकर कौन लॉज बनाता है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आते जा रहे हैं या आते रहेंगे फ्यूचर में, उन सबको लेकर लॉज बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की होती है। और इसी वजह से हमारा देश क्या होता है, हमारा देश बेसिकली फेडरल कंट्री है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में पावर को शेयर किया जाता है, आपको भी पता है, लेकिन हर स्टेट को इक्वल पावर नहीं मिलती है। लाइक सपोज करोगे जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली को इक्वल पावर नहीं है एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पुलिस को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकती। यानी पावर शेयरिंग में क्या होता है, फेडरलिज्म में क्या होता है, जरूरी नहीं है हर स्टेट को इक्वल पावर दी जाए। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर भी दी जा सकती है और कुछ स्टेट को कम पावर भी दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है उनके सोशल बैकग्राउंड पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। लाइक असम है, नागालैंड है, इनको कुछ स्पेशल पावर्स दी जाते हैं कि कोई भी आम आदमी वहाँ जाकर वहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, सोशल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उन स्टेट्स का बिल्कुल अलग है। वहीं पर अगर हम कुछ और स्टेट्स देखेंगे, लाइक दिल्ली देखेंगे या चंडीगढ़ देखेंगे, तो चंडीगढ़ के पास बहुत ही कम पावर है, या दिल्ली के पास क्या है, बहुत ही कम पावर है। नॉट के पास क्या है, बहुत ही कम पावर्स है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो स्टेट ही नहीं है। उनको सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ने बोला वो क्या है, हो गई हमारी, उनको यूनियन टेरिटरी बोल दिया। और यूनियन टेरिटरी को चलाने का अधिकार किसके पास है, यूनियन टेरिटरी को कैसे रन करना है, इसका अधिकार किसके पास है, इसका पूरा अधिकार दे दिया जाता है किसको, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। तो एक फेडरलिज्म वाली कंट्री में क्या होता है, जरूरी नहीं है पावर को इक्वली शेयर किया जाए। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर भी मिलती है और कुछ स्टेट्स को कम पावर्स भी मिलती है। एक फेडरलिज्म वाले देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंने पहले ही बताया था। ज्यूडिशरी सबसे पहले तो इस पूरे सिस्टम का देखभाल करती है कि कैसे सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, इनके बीच पावर शेयरिंग होता है। साथ ही साथ क्या करती है, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, सपोज हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या कई केसेस में हाई कोर्ट, इनका काम होता है कि कभी भी किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सेंट्रल स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में, तो उसको सॉल्व करना है। इसीलिए जो ज्यूडिशरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? हमारे इंडिया जैसे इतने बड़े देश में जहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया कैसे किया जाता है। बेसिकली इस जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 3 तरीके अपनाए गए जिससे हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस भी कर पाए और देश आराम से शांति के साथ चल भी पाए। जिसमें सबसे पहला तरीका होता है फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब है स्टेट्स को बनाना इस बेसिस पे कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग से ऑलमोस्ट सेम कल्चर वाले लोग सेम स्टेट्स में रहने लगे। लाइक सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग सेम स्टेट्स में रहने लगे, सेम कल्चर वाले लोग सेम स्टेट्स में रहने लगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कई सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज को मिटाया गया और नई नई स्टेट्स को क्रिएट किया गया। किस बेसिस पे? जिससे सेम स्टेट वाले लोग, नॉट सेम लैंग्वेज वाले लोग सेम स्टेट में जाएं, सेम कल्चर वाले लोग सेम स्टेट में जाएं। लाइक क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया था किन लोगों के लिए? तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए। कुछ और स्टेट्स को क्रिएट किया गया था जिससे लाइक तमिलनाडु को क्रिएट किया गया था लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे। तो बेसिकली ये क्यों किया गया था? क्योंकि लोगों का मानना था ये सबसे अच्छा तरीका है लोगों को यूनाइटेड रखने का। स्टार्टिंग में कई सारे लोगों ने विरोध भी किया था कि ऐसा करने से देश की यूनिटी पे खतरा आएगा, बट लेटर ऑन लोगों को समझ में आया जब से उन्होंने ये किया है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाया है, स्टेट्स को क्रिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, देश और भी ज़्यादा यूनाइटेड हो गया और देश में काम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना और भी आसान हो गया। आप ही सोचो एक ऐसी स्टेट के बारे में जहाँ पर 20% तमिल है, 20% मलयालम है, 20% हिंदी, 20% इंग्लिश, तो उस स्टेट को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, प्रॉपर लैंग्वेज वाले स्टेट के लिए प्रॉपर लैंग्वेज के लिए एक प्रॉपर स्टेट बना देते हो तो फिर उस स्टेट को चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि तमिलनाडु को चलाने में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर तमिलनाडु यूपी मिक्स कर दोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स पहला ऐसा अटेम्प्ट था जिसकी मदद से हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, फेडरलिज्म को भी प्रैक्टिस किया और देश के लोगों को भी शांतिपूर्वक रखा। दूसरा तरीका था लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी बेसिकली ये बताती थी कि हमारे देश में आज तक कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी हमारी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं कि अगर आप किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दोगे तो इसका मतलब आप युद्ध को आमंत्रण दे रहे हो। जैसा श्रीलंका में हुआ था वैसी ही सिचुएशन को क्रिएट करना चाह रहे हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि अगर हमको फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो हमको लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हर लैंग्वेज को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और बोला गया इंग्लिश का भी यूज़ कंटिन्यू रहेगा हिंदी के साथ ही साथ ये भी बोला गया कि और भी हम सभी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। और इनका यूज़ ये होता है कि सपोज करो इंडिया का कोई भी इंसान है और वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर दे रहा है, सपोज करो यूपीएससी, तो वो क्या कर सकता है, वो ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इनमें से किसी भी लैंग्वेज में पेपर को दे सकता है। इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि हम सिर्फ हिंदी नहीं हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं। पहले के टाइम पे ये बोला गया था कि 1965 के बाद से हम इंग्लिश को कंप्लीटली बंद कर देंगे यूज़ करना, लेकिन जब 1965 आई तो हमारे देश में इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था कि भैया इंग्लिश को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर इंग्लिश खत्म हो गई तो कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जिनको हिंदी आती ही नहीं थी, तो उनके तो मतलब पूरा वजूद, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमको फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना है शांति के साथ तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। इसीलिए हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला और बाकी भी जो 22 लैंग्वेजेस थी उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। इससे हम लोग क्या कर पाए, हमारे देश में कई बड़े बड़े युद्ध होने से बचा पाए। तीसरा जो अटैम्प्ट था वो था सेंटर स्टेट रिलेशन। लोगों का मानना था कि फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग तब तक अच्छे से नहीं हो सकती जब तक सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में जो रिश्ते होंगे वो अच्छे नहीं रहे, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो सकता। सपोज करो एक ऐसा देश है जहाँ पर सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल हमेशा लड़ते रहते हैं, अपने कुछ लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं, तो देश में कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो लोग बोलते थे कि भैया सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे करो तभी फेडरलिज्म अच्छा होगा। इसके लिए भी कई सारे ट्राई किए गए थे। पहले के टाइम पर क्या होता था, सेंट्रल लेवल जो होती थी वो अपनी पावर को मिसयूज करती थी और स्टेट लेवल पर कई सारे डिसीजंस को थोपती थी, स्टेट लेवल को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देती थी, जिसको लेकर कई सारे स्टेप लिए गए जिससे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अच्छे हो पाए। और ये जो स्टेप थे इनको 1990 के बाद बहुत ज़्यादा इनका असर दिखा, क्योंकि 1990 में क्या हुआ था, कोलिशन गवर्नमेंट बनने शुरू हुए थे, कई सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हुआ था और साथ ही साथ कोलिशन गवर्नमेंट का उदय हुआ था। कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार, जहाँ पर क्या होता था, जब कोई एक पार्टी अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती थी तो वो क्या करती थी,
छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ में लेती थी और फिर अपनी मेजोरिटी साबित करके सरकार बनाती थी। तो जब लोगों को दिखा भाई अब गठबंधन वाली सरकार आ रही है कि कोलिशन गवर्नमेंट वाली सरकार आने लगी है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कभी भी उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसकी वजह से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हो गए। कई लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि भाई ये कोलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि कोलिशन गवर्नमेंट सही है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे सेंट्रल लेवल को अब क्या मुश्किल हो गया था, स्टेट लेवल पर अपनी पावर का मिसयूज करना। इस तरीके से क्या हुआ, सेंटर और स्टेट रिलेशंस अच्छे भी हुए और हमारा देश अच्छे से चल भी पाया, फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो भी पाया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया बेसिकली क्या होता है, जब आप कुछ पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर कुछ पावर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से लेकर कुछ पावर एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे देते हो, जिसको हम लोकल लेवल कहते हैं या कोई भी लेवल बोल सकते हो, उस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम, उस तरीके के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब सेंट्रल और स्टेट की कुछ पावर्स को लेकर हम एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे देते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम लोकल लेवल की सरकार ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपके एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, नाली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो आप चीफ मिनिस्टर के पास थोड़ी ना जाओगे, आप लोकल गवर्नमेंट के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि उस लोकल गवर्नमेंट वाले बंदे को पता होगा कहाँ से ये पूरा पानी आ रहा है, कैसे पूरा सब कुछ ठीक होना है। ठीक है, तो यही लोगों का मानना था कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम लोकल पीपल सबसे अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता था, ये जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इनको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था। इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं देता था क्योंकि इनको लेकर कुछ स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थी। तो स्टेट लेवल क्या करता था, कभी कभी इनके इलेक्शंस कराता था, कभी कभी तो इनके इलेक्शंस भी नहीं कराता था। तो लोकल लेवल ऑलमोस्ट होने के बावजूद भी किसी काम की नहीं थी। लेकिन फिर हमारे इंडिया में कुछ स्टेप्स ले गए 1992 में, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिससे लोकल लेवल के पास और भी ज़्यादा पावर आ गई और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम था वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। लाइक 1992 में कुछ स्टेप्स ले गए थे, अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें ये बोला गया था सबसे पहली चीज़ कि अब कॉन्स्टिट्यूशनली कंपल्सरी है कि आपको लोकल लेवल के रेगुलर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। लाइक अब कॉन्स्टिट्यूशनली कंपल्सरी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अब आप लोकल लेवल के इलेक्शन नहीं कराओगे तो आपके खिलाफ क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, लीगली एक्शन भी लिया जा सकता है। तो पहली स्टेप क्या लिया गया था 1992 में कि कंपलसरी कर दिया गया था कि लोकल लेवल के लिए इलेक्शंस कराने जरूरी है। दूसरी चीज, जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे उसमें सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था ओबीसीज के लिए, एससी एसटीज, माइनॉरिटीज के लिए। तीसरी चीज, वुमेन रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखा गया था, 1/3 ऑफ द सीट्स को वुमेन के लिए रिजर्व किया गया था। लाइक 33% जो सीट्स हैं टोटल ओवरऑल उनको वुमेन को दिया जाएगा। सपोज करो 9 सीट्स हैं तो 3 सीट्स किसकी होंगी, हमारी 3 सीट्स हमारी किसको जाएंगी, 3 सीट्स हमारी वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। चौथा जो स्टेप लिया गया था कि एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसका सिर्फ काम क्या था, जिसका सिर्फ काम था कि जो लोकल लेवल है, पंचायत लेवल है, इनके इलेक्शंस कराना, इनकी पूरी जिम्मेदारी इनके पूरे इलेक्शंस कराना और इनकी पूरी एक तरीके से सब कुछ देखभाल करना कि कब इलेक्शन होंगे, कब वोटिंग होगी, एवरीथिंग, जिसको हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते थे। तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोला गया कि आपको लोकल लेवल के रेगुलर इलेक्शंस कराने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं। पांचवी चीज जो बोली गई थी, स्टेट गवर्नमेंट को बोली गई थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पावर्स को शेयर करना पड़ेगा लोकल लेवल के साथ, कुछ पावर्स को, कुछ पैसे को शेयर करना पड़ेगा लोकल लेवल के साथ, जिससे लोकल लेवल भी अपने स्तर से काम कर सके। और अगर आज के टाइम पर आप देखोगे तो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत पावरफुल हो गई है। कई सारे प्रधान बनते हैं, कई सारे नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, वो लोग इतना इतना पैसा कमा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा आ रहा है स्टेट लेवल से, सेंट्रल लेवल से। तो 1992 के बाद हमारा जो लोकल लेवल का सिस्टम था, डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम था, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो यहाँ तो होता है इस चैप्टर का डी एंड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही छोटे से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।